Hi students, in my previous lecture on CPC, we were on the topic of jurisdiction in CPC. We first saw the general aspects of jurisdiction. Who gives you jurisdiction, whether jurisdiction can be waived off by consent, etc. The principles of jurisdiction, वो सारे हमने देखे. वो एक कई बार कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार छोटे छोटे पॉइंट्स पे आ जाता है. Jurisdiction, can it be waived off by consent? मैंने पिछली बार डिस्कस किया. As far as jurisdiction in CPC is concerned, there are many types of jurisdiction. Jurisdiction basically वो चीज है जो कॉम्पिटेंसी देता है कोर्ट को मैटर्स सुनने के लिए, ट्राई करने के लिए और उन पे जजमेंट देने के लिए. मोटा मोटा अगर मैं इस बोलूं व्हाट इज जुरिसडिक्शन. जुरिसडिक्शन में हमने देखा कि एक तो था टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो हमने सेक्शन 1 में देखा. एक था पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बात की. एक लेक्चर आगे जाके एक अगले लेक्चर में आगे एक चीज आएगी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो उसका जुरिसडिक्शन कहां होगा. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या पर्सन से रिलेटेड कोई रॉन्ग है तो वो वाला कहां जाएगा. वो हम आएंगे सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 वगैरह वहां पे आएंगे. अब हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, चौथा जुरिसडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन. सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन बैकबोन होता है, जुरिसडिक्शन का बैकबोन होता है. अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन नहीं है, it closes the very doors of the court. मेरा पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है पर उतना नहीं है. है तो सही ना, है पर उतना नहीं है. सब्जेक्ट मैटर में वो सब्जेक्ट मैटर मैं सुन ही नहीं सकता. I can't even hear it. And that is the reason why मैंने आपको स्नेहलता गोयल का केस बताया था 2019 सुप्रीम कोर्ट, जहां सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन का इन्फ्रिंजमेंट हो गया. वो डिक्री वॉइड डिक्री है. इसलिए सब्जेक्ट मैटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा? सेक्शन 9. सेक्शन 9 एक ऐसा सेक्शन है जिस पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है. सेक्शन 9 जो है वो क्योंकि हमें बता रहा है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स सीपीसी में आ सकते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई this matter comes in all the 3 forums of our examination. प्रीलिम्स में भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. मेंस में तो बहुत बार आए हैं, 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर. इंटरव्यू में भी कम से कम 10-12 बार तो मुझे वापस फीडबैक दिया है बच्चों ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है. We have to understand section 9 in extreme detail. जैसा कि अब तक आप मेरे नेचर जान गए होंगे, जो नए हैं स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड को मैं डाइसेक्ट करके पढ़ता हूं. Let us go to section 9. पहले मैं एक रीडिंग देना चाहूंगा. सेक्शन 9, courts to try, I'm reading the heading, courts to try all civil suits. All underline कर लो. Unless but my jurisdiction is to try all
civil suits unless barred expressly or impliedly. हम आगे पढ़ेंगे. The courts shall, may नहीं है, shall है. The courts shall, subject to the provisions herein contained. तो अगर कोई अंकुश लगाना है तो हम इसी कोड में लगाने वाले हैं. The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature. अब आया वापस वही जो हमने पहले लेक्चर में बात की थी, सिविल नेचर. एक्सेप्टिंग सूट्स को अभी हम छोड़ देते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे. पहला लाइन लेते हैं. The courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature. द्वारका प्रसाद अग्रवाल versus R.C. Agarwal, 2003 Supreme Court. Civil courts can try all suits. All को कैपिटल वर्ड्स में लिखना है क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ड हो गया. Civil courts can try all suits of civil nature unless barred expressly or impliedly. इसी कोटेशन से आपने अपना आंसर शुरू करना है. इसका मतलब है all suits of a civil nature. सूट्स वर्ड है. सूट्स वर्ड आ रहा है सीपीसी में, सब्जेक्ट मैटर में. डाइसेक्ट करो इस 4-5 वर्ड्स के लाइन को डाइसेक्ट करो. द कोर्ट्स शैल हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर. फुल स्टॉप. कोर्ट्स की पावर शैल है. सेक्शन 9 हर सिविल कोर्ट को एक पावर दे रहा है, एक अनब्राइडल्ड पावर दे रहा है कि कोई भी सूट हो. सूट हम पहले वर्ड डिस्कस कर चुके हैं. सूट कोई भी सूट हो जो सिविल नेचर का हो. सिविल का मतलब क्या है, हमने पहली बार डिस्कस किया था, मैं रिपीट कर रहा हूं उसी चीज को. द वर्ड सिविल मीन्स रिलेटिंग टू द सिटीजन एज एन इंडिविजुअल, प्राइवेट राइट्स. द वर्ड सिविल means relating to the citizen as an individual. एक इंडिविजुअल के नाते जो मेरे राइट्स हैं, और वो राइट्स क्रिमिनल राइट्स नहीं हैं. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी आ गई. सो वो राइट्स जो एक इंडिविजुअल के हैं. इंडिविजुअल के कौन से राइट्स हैं? 2 तरह के राइट्स हैं. वो राइट्स जो अब क्रिमिनल राइट्स बन गए हैं, जिसका एंड पनिशमेंट है. वो राइट्स बाकी जो रॉन्ग्स हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे सिविल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है. सो ऑल सिविल राइट्स आर राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ऑल दोज रेजिडुअरी राइट्स आफ्टर डिडक्टिंग आउट ऑफ माई genus of rights. Every individual has a gamut of rights. Out of these gamut of rights,
A big chunk belong to criminal rights. I have a right that you should not be committing an offense against me. If you are doing so, then the state and I will join hands. My private rights will now get merged with the rights of the state, और स्टेट और मैं मिलके आपको पनिश करेंगे. इस चंक को मेरा जो गैमुट ऑफ राइट्स है, जो मेरा जीनस ऑफ राइट्स है, इसमें से ये वाला क्रिमिनल लॉ का चंक निकाल दो. बच गया. जो बच गया वो मेरे सिविल राइट्स हैं. Civil rights are those rights जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी अब बोलता है, जो क्रिमिनल राइट्स नहीं है. So if I was to quote the Black's law dictionary, Black's legal dictionary, relating, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने वैसे पहले बोल चुका हूं, but those who missed, civil rights relate to providing rights and remedies sought by civil actions as contrasted by criminal proceedings. Now, by giving the word civil nature, nature word add करने से नेचर वर्ड से विड्थ आ गई, एक्सपेंस बढ़ गया. द विड्थ ऑफ सिविल हैज इंक्रीज्ड. आई कुड हैव यूज्ड द वर्ड सिविल प्रोसीडिंग. सिविल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? खालिस 24 कैरेट, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट सिविल. नेचर का मतलब है सिविल जैसा. सिविल जैसा. लाइक टू कोट द सुप्रीम कोर्ट. ये एक जो मैं अभी कोट कर रहा हूं डिसीजन, ये लैंडमार्क डिसीजन है ऑन सेक्शन 9. PMA, P full stop, M full stop, A full stop. PMA Metropolitan versus MM, M full stop, M full stop, Marthoma, MARTHOMA, 1995 Supreme Court. इसमें प्रोसीडिंग और नेचर को डील किया गया. I like to quote. The dictionary meaning of the word proceedings is the institution of a legal action. Any step taken in a legal action is a civil proceeding. Or I'll say proceeding. अगर ये सिविल मामला है तो सिविल प्रोसीडिंग. सो मैं रिपीट कर रहा हूं. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोसीडिंग इज institution of a legal action or any step taken in a legal action. The word nature, and I'm quoting the Supreme Court, मैं Supreme Court से ही पढ़ रहा हूं. The word nature is defined as the fundamental qualities of a person or a thing. Fundamental qualities of a person or a thing. Essential character of a thing. It is thus wider in content. The word civil nature, I'm quoting Marthoma, the word civil nature is wider than the word civil proceeding. Which means that section 9 applies where
the disputes are not only purely civil rights, but are of even civil nature. जब मैंने पहले लेक्चर में ये बात बताई थी, बहुत सारे डाउट सेक्शन में मैंने क्वेश्चंस पढ़े, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि सर समझ नहीं आ रहा। समझ तो आ गया, पर समझ आ भी रहा है पर नहीं भी आ रहा, क्योंकि हमें आपने कोई एग्जाम्पल दो सर इसका। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग है, एक रेवेन्यू का मामला है। रेवेन्यू मैटर्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ सीपीसी। सेक्शन 5 में हम आगे जाके देखेंगे। सेक्शन 5 क्लियरली कहता है दैट रेवेन्यू मैटर्स सीपीसी में नहीं आएंगे। एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं इस केस को भी बाद में लिखवाता हूं, पहले इसको समझ लो। 2012 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ, रेवेन्यू मैटर था। रेवेन्यू मैटर में एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी थी। दोनों पार्टीज में आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज होके दोनों रेवेन्यू कोर्ट के पास चले गए, जो डीसी बैठता है। डीसी ने एक कोई ना कोई उसका डिसीजन दे दिया बेस्ड ऑन द कॉम्प्रोमाइज। बाद में एक पार्टी ने कहा कि यह कॉम्प्रोमाइज फ्रॉड से लिया गया है। उस टाइम तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहा था। अब जब मामला डिसाइड हो गया तो वो तो फ्रॉड है, कहते कर ले जो करना, आई लाइड। एक मूवी आई थी, आई लव दैट मूवी, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, ट्रू लाइज। उसमें वो कुछ कहता है, फिर वो कहता है तूने किया नहीं, कहता आई लाइड। वही चक्कर हो गया, आई लाइड। अब क्वेश्चन ये उठा कि रेवेन्यू, अब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब रेवेन्यू मामला है, सिविल कोर्ट उसको टच भी नहीं कर सकता। सेक्शन 5 आएगा, हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पर जो फ्रॉड है उसका कोई प्रोविजन नहीं है रेवेन्यू लॉज में। फ्रॉड इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ सिविल नेचर। मामला रेवेन्यू का है पर उसके अंदर घुस क्या गया एक फ्रॉड। फ्रॉड जो है वो सिविल नेचर का मामला है। तो क्या अब हम ये मामला जो रेवेन्यू है, जो बार्ड है सेक्शन 5 से सिविल कोर्ट्स को, क्या हम इस मामले को सिविल कोर्ट्स में ले जा सकते हैं? आंसर वाज यस। क्यों? नो डाउट रेवेन्यू मैटर इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ सीपीसी, बट a fraud in a revenue matter is a civil right. It's a right of a civil nature. So even if the entire suit was not of a civil nature, entire suit was not a civil proceeding as covered by CPC, yet the fraud which happened in that proceeding, if not covered there is no provision of fraud in revenue matters. Now this fraud being of a civil nature would come under the purview ऑफ सीपीसी। आई होप सब समझ आ गए इसको। ये मैं इसका जजमेंट आप लिख लो। होरी, HORI, होरी वर्सेस केशव, KESHAV, होरी वर्सेस केशव, 2012 सुप्रीम कोर्ट। इन अ सूट, इस तरह के प्रोपोजिशंस आते हैं। दिल्ली में तो आते ही ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये प्रोपोजिशन एग्जैक्टली ऐसा ही आ जाएगा। राइट डाउन क्विकली प्लीज। इन अ सूट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, a compromise decree was obtained by fraud. Though the subject matter was agricultural land and hence was within the exclusive jurisdiction of revenue authorities, but a compromise decree
obtained by fraud, brought it within the ambit of civil nature. The Honorable Supreme Court held that revenue courts are neither equipped nor competent to adjudicate on allegations of fraud, which naturally brings it within the purview of a civil court. I quote, I am quoting the Honorable Supreme Court, we find nothing in Order 23. Order 23 deals with compromise. We find nothing in Order 23 to bar institution of a suit before a civil court, even if the matter pertains to suits covered by courts of restricted jurisdiction. आई होप सबको समझ आ गया। सिविल मामला नहीं है, सिविल प्रोसीडिंग नहीं है, रेवेन्यू का मामला है, स्पेसिफिक बार, एक्सप्रेस बार है सेक्शन 5 में। बट फ्रॉड जो है वो वहां पे नहीं है, रेवेन्यू लॉज में नहीं है, कुछ उसका डीलिंग नहीं किया गया। Fraud is infringement of my civil right. It's a civil nature. So even if the main मुद्दा हमारा CPC का नहीं है, बट उसमें अगर कोई मुद्दा आ गया जो उस लॉ में कवर नहीं हो रहा है और मेरे infringement of private right आ रहा है, it will be covered by the term suits of a civil nature. Coming back to our topic. What is the background of Section 9? The courts shall have jurisdiction. Shall have. Shall kyun? Why shall? The jurisprudence of the word shall is the famous Latin saying. What is that Latin saying? Ubi jus, ibi remedium. Every right has a remedy. So shall word jo hai, the court shall, emanates from this Latin maxim. जहां right है वहां उसकी remedy भी है. शैल से एक और वर्ड निकलता है, एक और एस्पेक्ट निकलता है. एक एक वर्ड के अंदर से हम लॉ निकाल सकते हैं. शैल से एक और क्या चीज निकलती है? द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन से क्या निकलता है? जुरिस्डिक्शन इज द जनरल एस्पेक्ट. We will go with the presumption that jurisdiction exists. मेंस का क्वेश्चन है ये 5 नंबर का या 7 नंबर का. There is a presumption in favor of jurisdiction. हम मान के चलेंगे कोर्ट का jurisdiction है. जो कहता है नहीं है वो प्रूव करेगा. जो ये वर्ड है, द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल एक बहुत बड़ा वर्ड है. ऑल सूट्स. ऑल का मतलब है हम मान के चलेंगे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है. सो जो ये वर्ड्स हैं, द कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स,
which means there is a strong presumption in the favor of the existence of jurisdiction. So presumption is in favor of jurisdiction. The party which negates, the party which says that there is no jurisdiction, the burden of proving this fact lies on that party. वो proof करेगा. I have on this Unichem Laboratories, Unichem, UNICHEM, Unichem Laboratories versus Rani Devi, 2017 Supreme Court. I also have I Subbiah, I for India, I Subbiah, Subbaya, I Subbiah versus Shiv Ratan Dev, 1964 Supreme Court. I also have Rajasthan State Road Transport Corporation, Rajasthan State Road Transport Corporation versus Bal Mukund Bairwa, versus Bal Mukund Bairwa, BAIRVA, 2009 Supreme Court. It is a well-settled principle of law that the exclusion of jurisdiction of the civil court is not to be readily inferred. In other words, the existence of jurisdiction is a general rule and the exclusion is an exception. The burden, therefore, lies on the party who claims exclusion. A presumption of ouster, ouster, O-U-S-T-E-R, a presumption of ouster of civil court jurisdiction is not to be readily taken. हम ये नहीं मान के चलेंगे कि jurisdiction नहीं है. Presumption should be in favor and not against. What are the tests? There are two tests of ouster. The two tests to determine whether there is ouster of jurisdiction. Ouster मतलब निकालना, निकला हुआ. So two tests to determine whether there is ouster of jurisdiction. पहला, हम कैसे मान सकते हैं कि उसका jurisdiction नहीं है? पहला, क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्या कोई ऐसा एक्सप्रेस स्टैट्यूट है जो एक्सप्रेसली मना करता है? फर्स्ट टेस्ट, क्या कोई ऐसा स्टैट्यूट है जो कहता है सीपीसी लागू नहीं होगी? सेकंड टेस्ट, क्या वो लॉ जिस पे हम कह रहे हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्या वो कोई उसका प्रोसीजर देता है? अगर प्रोसीजर नहीं दे रहा है तो हमारे पास है ना सीपीसी, उसको हम कहते हैं इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ. मैं इम्प्लाइडली बार्ड बाय लॉ पे थोड़ा बाद में आऊंगा. सो दो टेस्ट क्या हैं हमारे? जुरिस्डिक्शन आउस्ट कौन कर सकता है? लेजिस्लेचर. याद रखना है, जुरिस्डिक्शन कौन खत्म कर सकता है, कौन हटा सकता है? लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर कैसे हटा सकता है? बाय मेकिंग अ स्टैट्यूट. स्टैट्यूट में किस तरह से लिखा जाएगा? दो तरह से. एक्सप्रेसली, सीपीसी लागू नहीं होगी, एक्सप्रेस. इंप्लाइडली, कैसे? चुप है. अगर चुप है, सीपीसी लगेगी. कोई तो प्रोसीजर चाहिए हमें.
पर अगर उसने ये नहीं कहा कि सीपीसी नहीं लगेगी, पर अपना प्रोसीजर दे दिया, ये प्रोसीजर फॉलो करोगे इस लॉ में, अंडरस्टूड है। जहां कोई लॉ अपना प्रोसीजर दे रहा है, सीपीसी बाहर। दो प्रोसीजर, और वो भी अगर अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत मेल खाते हैं सीपीसी से, पर उनका प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। कहीं लिखा नहीं हो, कहीं दिखाओ कहां लिखा है सीपीसी नहीं लगेगी। नहीं सर, लिखा तो नहीं है। डजंट मैटर, प्रोसीजर तो दे दिया ना, आपको प्रोसीजर पूरा दे रहे हैं। वो स्पेशल लॉ है, उसका हमने पूरा पूरा प्रोसीजर दे दिया। अंडरस्टूड है कि स्पेशल मामला है, अलग मामला है, उसका सब्सटैंटिव लॉ अलग है, प्रोसीजर अलग दे रहे हैं। तो किस लिए घुस रहे हो आप सीपीसी में? नहीं जाना, इंप्लाइडली मना है। आई होप समझ के हो गए सब। जुरिस्डिक्शन की एप्लीकेबिलिटी किस चीज से होती है? एग्जिस्टिंग लॉ से। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? जिस दिन मैंने प्लेंट डाली, या फिर जिस दिन सुनवाई शुरू हुई। तो जुरिस्डिक्शन किस चीज से डिसाइड होगा? वो लॉ जिस दिन मैंने शुरू किया सुनवाई, या जिस दिन नेचुरली प्लेंटिव को तो आज लॉ था, उसने प्लेंट डाल दी, या फिर लॉ बन गया, मना हो गया, या पावर दे दी गई लॉ में। So please remember, jurisdiction will be determined by the existing law. What is the definition of an existing law? I would like to quote the Supreme Court on this. What is meant by existing law? सुधीर अंगूर, बहुत फ्रूटी सा नाम है इसका, अंगूर। सुधीर अंगूर, ANGUR, सुधीर अंगूर वर्सेस M संजीव, 2006 Supreme Court. The law existing on the date of the institution of the suit, or the date on which the suit comes up for hearing, can be called the existing law. कोर्ट की जिम्मेवारी है कि कोई भी अगर प्रोसीजरल लॉ चेंज हो तो वो उसको देखे। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रोसीजर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे? एक गोल्डन प्रिंसिपल याद रखना, सब्सटैंटिव लॉज नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव होते हैं, प्रोसीजरल लॉज नॉर्मली रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। एक प्रिंसिपल है, अनलेस की प्रोसीजर में क्लियरली लिखा हो कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, या अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से पार्टी को प्रेजुडिस होता हो। ये वर्ड बहुत बार यूज होता है लॉ में। प्रेजुडिस का मतलब होता है उसका बहुत भारी नुकसान होता हो। तो हम कब प्रोसीजरल लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करते? ए प्रोसीजर जो नया आया उसमें लिखा गया रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, या फिर अगर चुप है तो रेट्रोस्पेक्टिवली लगेगा, बशर्ते प्रोवाइडेड अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव अगर उसको अप्लाई करें तो मुझे प्रेजुडिस हो रहा है। अगर मुझे प्रेजुडिस हो रहा है तो मेरी क्या गलती, आप लॉ बाद में लाए हो, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो आई कैन ऑलवेज गो फॉर अ रिट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दीज इश्यूज। एक बार वापस चलते हैं हम सेक्शन 9 के इसी वर्ड पे। द कोर्ट शैल, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits
of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. सेक्शन 9 के दो हिस्से हैं. सेक्शन 9 का पहला हिस्सा है पॉजिटिव, पावर देता है. दूसरा हिस्सा है नेगेटिव, पावर लेता है. दैट इज वाई सेक्शन 9 को आप डिस्कस कैसे करोगे? सेक्शन 9 हैज टू एस्पेक्ट्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव. सेक्शन 9 को शुरू कहां से करोगे? जो मैंने आपको बताया था, उबी जस ईबी रेमीडियम से शुरू करोगे, और फिर जैसा कि मैंने बोला ज्यूरिसडिक्शन का एक हम एक प्रिजम्पशन लेते हैं इन फेवर, वो डिस्कस करोगे. सिविल वर्ड डिस्कस करोगे, सिविल नेचर से फर्क, सिविल प्रोसीडिंग और सिविल नेचर का फर्क. ऑल का मतलब, शैल का मतलब, और फिर आओगे सेक्शन 9 के दो हिस्से, पॉजिटिव जो अभी हमने पढ़े हैं और नेगेटिव. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है. आई एम जस्ट echoing the honorable Supreme Court. This matter, what I am saying, positive and negative, was echoed in the same important landmark judgment, PMA Metropolitan versus MM Marthoma, 1995 Supreme Court, in which the Honorable Supreme Court has analyzed Section 9 in detail and has then written that Section 9 has a positive aspect as well as a negative aspect. The positive aspect: all civil courts can entertain all suits of a civil nature. Positive. Negative aspect: there is a bar. If there is a bar, expressly or impliedly, then the civil courts cannot entertain any suit of a civil nature. How do we determine jurisdiction? कल भी मैंने आपको बताई थी ये बात. Jurisdiction is determined on the basis of the allegations made in the plaint. It is not dependent on the defense. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है. Jurisdiction का डिटर्मिनेशन किस चीज से होता है? प्लेंट से कि WS रिटन स्टेटमेंट से? प्लेंट से होता है. कल हमने डिस्कस की थी ये बात. ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक बार और जजमेंट भी दे देता हूं. सो द jurisdiction of the court is to be determined on the basis of the allegations made in the plaint and does not depend on the defense taken in a written statement. Abdullah Ali versus Galappa, GALLAPPA, 1985 Supreme Court. Now, what are suits of a civil nature? What are suits of a civil nature? सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर की अगर हम थोड़ी लिस्ट बनाएं, एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं. सूट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सूट्स रिलेटिंग टू right of worship, suits relating to damages, suits relating to taking out of religious processions, suits for specific performance of contracts, suits for breach of contracts, suits for specific reliefs,
restitution of conjugal rights, suits for dissolution of marriage, suits for rents, suits for accounts, suits for rights to franchise, suits against wrongful dismissal from service, suits for salaries, and suits for offices. ऑफिस पे आके मैं जान के रुक गया, और अब हमारे उस पार्ट पे जिस पे कम से कम 25 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन 1 एंड लेटर ऑन एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, एक बार एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, a suit in which the right to property, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, a suit in which A, right to property, B, or to an office is contested, कहीं भी right to property या right to office हो, is a suit of a civil nature, is a suit of a civil nature। वापस पढ़ रहा हूं, बड़े एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। वो सूट जहां राइट टू प्रॉपर्टी कंटेस्टेड है, या वो सूट जहां कोई भी राइट टू एनी ऑफिस है और वो कंटेस्टेड है, वो सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर है। अब यहां से शुरू होता है प्रॉब्लम। नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। ये क्या कह रहा है? What all is it saying? मोटा मोटा अगर मैं पढ़ूं, वो सूट जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी कंटेस्ट हो रहा है या कोई भी राइट टू ऑफिस कंटेस्ट है, वो सिविल सूट का है। नॉट विथ स्टैंडिंग, इवन इफ, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या है? इवन इफ सच अ राइट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। इवन अगर ये क्वेश्चन रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से जुड़ा हो। सिंपल वर्ड्स में पढ़ें, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहे हैं? जो भी राइट टू प्रॉपर्टी या ऑफिस, राइट टू ऑफिस का अगर सूट कंटेस्टेड है, वो एक सिविल सूट, सिविल नेचर का सूट है। इवन अगर वो किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनी को डिटरमिन करना पड़े, उसको डिटरमिन करने के लिए। इवन इफ, नॉट विथ स्टैंडिंग, इससे क्या इंप्लीकेशन आ रही है? रिलीजियस मैटर्स पर से आर नॉट सिविल नेचर सूट्स। तो प्लीज रिमेंबर, कास्ट, रिलीजन, religious rights, religious ceremonies are not civil suits। इंप्लाई हो गया, इसीलिए लोग इसमें मार खा जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है। इंप्लाइड है ये बात, नॉट विथ स्टैंडिंग। प्लीज ध्यान से सुनो इस चीज को, मुझे पता है, आई कैन सी डल फेसेस, मुझे लग रहा है, ध्यान दो। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? सारे राइट टू प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल राइट होते हैं, सारे राइट टू मेरा ऑफिस इंडिविजुअल राइट्स होते हैं। इसमें ये सब क्या है? ये सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर है। इवन अगर, नॉट विथ स्टैंडिंग, इवन अगर
इनको डिटरमिन करने के लिए हमें रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज डिटरमिन करनी पड़े। इवन इफ इसका मतलब क्या है, कायदे से मतलब क्या हो गया कि रिलीजियस सेरेमनी और राइट्स फॉल आउटसाइड द परव्यू ऑफ सिविल सूट्स। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। एक कोई रिलीजियस प्रथा है, एक रिलीजियस प्रथा है। आई डोंट वांट टू डिस्कस रिलीजन बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सीज। कोई एक प्रथा ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक रिलीजन की प्रथा है कि आप अपने आप को यू फास्ट अनटू डेथ इन द नेम ऑफ गॉड। या ये प्रथा है कि हम कोई एक रिलीजन वाले दिन अपना खून काट के निकालते हैं। हमें वो पसंद नहीं आती, पढ़े लिखे लोग हैं आज, हम रूढ़िवादी लोग नहीं हैं, हमें ये प्रथा बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मैं सिविल सूट डाल सकता हूं? नहीं, नहीं, इंडिविजुअल प्राइवेट राइट नहीं है ये। ऐसे मामले रिलीजन डिटरमिन करेगा। तो जो एज अ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, नॉट एज अ राइट ऑफ अ कम्युनिटी बट ऑफ रिलीजन राइट्स, कस्टम्स, वो कस्टम गलत है, सिविल सूट नहीं है। सो वो कस्टम, वो राइट्स, वो सेरेमनीज जो गलत हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, सिविल सूट डज नॉट लाई। कहां जाएं? रिट्स में जाओ। अगर कहीं आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो प्रेरोगेटिव रिट्स में जाओ। तो प्लीज रिमेंबर, कस्टम्स के अंदर अपना ही सिस्टम होता है, रिलीजन के अंदर अपना सिस्टम होता है, उसको हम प्राइवेट इंडिविजुअल राइट नहीं कह सकते। ये मेरा प्राइवेट इंडिविजुअल राइट नहीं है कि मैं कि जो चोला है भगवान जी का, वो ब्लू क्यों डालते हो, येलो क्यों नहीं डालते? हमेशा ब्लू डालते हैं चोला, ये तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता जी, ये तो इस टाइम पे येलो होना चाहिए। ये सिविल सूट नहीं है। एक चीज याद रखनी है, जनरल राइट्स विच बिलोंग टू अ रिलीजन, प्रथाएं जो किसी कास्ट की हैं, किसी रिलीजन की हैं, किसी कस्टम की हैं, नॉट सिविल राइट्स, नॉट पर्सनल सिविल राइट्स। बट अब अगर उस प्रथा की वजह से मेरा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आई एम अ शेड्यूल कास्ट, आपकी प्रथा है कि मंदिर में आप अलाउ नहीं करोगे शेड्यूल कास्ट्स, था पहले। अब मेरा राइट मंदिर जाने का इन्फ्रिंज हो रहा है, अब है सिविल सूट, नाउ इट इज सूट ऑफ अ सिविल नेचर। सो माय राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस सिविल सूट है, इवन अगर उसके अंदर मुझे कोई रिलीजियस राइट या सेरेमनी डिटरमिन करनी पड़े। तो कोई भी अगर रिलीजियस सेरेमनी है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो सिविल सूट नहीं है।
पर उस रिलीजियस सेरेमनी से मुझे मना कर रहे हो आप। नाउ इट इज देयर, अब है। मंदिर की प्रथा है कि सारे अपने सिर पे एक पिंक रंग का चुन्नी बांध के आएंगे। मुझे लगता है बड़ी अजीब सी प्रथा है। ठीक है, सिर कवर कर लो, एक हमारा मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है, ये क्या चुन्नियां पहनवा रहे हो? या सपोज कोई ऐसे मंदिर में प्रथा है साउथ इंडिया में जहां पे वो कहता है जी जाने से पहले यहाँ एक गोल सा रेड का मार्ग, यहाँ एक लंबा सा यहाँ पे टीका लाल रंग का बड़ा सा बना के जाओ, पूरा आधा माथा कवर होता है। मुझे लगता है क्या अजीब सा है। मुझे ऑफिस जाना होता है, पहले टीका 2 घंटे में मिटता है मेरा। नहीं, दैट इज नॉट अ सिविल राइट। बट जहां आप मुझे इसलिए एंटर नहीं करने दे रहे कि आप मैं टीका लगाने से मना कर रहा हूं, मैं कहता हूं मैं नहीं लगवाता, ठीक है, फिर आप अंदर नहीं जाओगे। अब सिविल राइट बन गया। अब डिटरमिन हो सकता है कि ये टीका लगाना जो है पूरा आधा माथा कवर कर रहे हो, गलत है। अब नाउ अलाउड। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। समझ आ रही होगी सबको। ये पहले समझ लो, मैं डिक्टेट करूंगा, डोंट वरी। इस पे बहुत क्वेश्चन है, मुझे लगता है एक और लेक्चर लगेगा, डोंट केयर, डिटेल में जाना है। इसी तरह मैं एक संत हूं और मैं कहता हूं कि मैं तो जी बहुत बड़ा संत हूं, जैसे वो 2 संत जो अंदर हैं। नथिंग, आई डोंट वांट टू, अगर कोई उनके भक्त है आई एम सॉरी, पर अब लॉ के मुताबिक तो अंदर ही हैं दोनों, एंड ऑन रादर सीरियस चार्जेस। वो संत कहता है कि जी मैं तो पैर नहीं रखूंगा, मैं संत हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरे लिए पालकी लाओ। आप कहते हो व्हाट नॉनसेंस, संत जी सीधा चल के आओ, पैदल आओ। नहीं, संत लोग पैर ऐसे जमीन पे नहीं रखते, पैर नहीं पड़ना चाहिए, पालकी में सीधा जाना चाहिए, और नीचे पहले रखने से पहले एक कुशन रखो, एक वो जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसा सुंदर सा कुशन रखो, उस पे पैर पड़ने चाहिए। आप कहते हो नहीं करता पंडित, ओ सॉरी दैट संत जी, वो चले जाते हैं, ही गोज टू द कोर्ट, मेरा सिविल राइट इन्फ्रिंज कर दिया है। इज देयर अ सिविल राइट? नो। व्हाई? इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफिस एंड देयर इज नो लीगल राइट फॉर मी कि मेरे बड़ा जय जयकार होना चाहिए। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। टेस्ट क्या है मेरा? क्या ये सिविल सूट राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है? अगर कोई रिलीजन का मामला है, कोई कस्टम का मामला है, तो क्या ये कोई राइट टू ऑफिस? हम सिर्फ 2 चीजों से डील कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन 1 क्या 2 ही चीजें कह रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस अगर कंटेस्टेड हो तो, और कुछ नहीं कह रहा है। सो क्या राइट टू प्लैंक्विन, मेरा वो क्या कहते हैं उसको, प्लैंक्विन को क्या कहते हैं, पालकी, क्या मैं पालकी में जाना मेरा राइट टू ऑफिस है? नहीं। क्या मेरी राइट टू प्रॉपर्टी है? नहीं। कोई राइट नहीं है। सिविल सूट डज नॉट लाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है एग्जाम में। सो प्लीज रिमेंबर, अगर रिलीजियस राइट से जुड़ा हुआ कोई मामला आपने डिसाइड करना है, आप डिसाइड करना चाहते हो कि ये रिलीजियस सेरेमनी गलत है, ये रिलीजियस राइट्स गलत हैं, तो पहले आप ये डिटरमिन करो कि हम सिंप्लिसिटर एज इट इज रिलीजियस सेरेमनी की बात कर रहे हैं, रिलीजियस राइट की बात कर रहे हैं कि मेरा जुड़ाव उससे, मेरा क्या नुकसान हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो जहां हम सिंप्लिसिटर रिलीजियस सेरेमनी की बात कर रहे हैं, दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ सिविल लॉ। बट अगर वो रिलीजियस सेरेमनी से मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो सिविल सूट बनता है। मैं आई वुड लाइक टू कोट द पीएमए मार्थोमा, बट बिफोर आई गो देयर, मैं 2 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स डिक्टेट करना चाहूंगा जो इनसे रिलेटेड है। लेट्स क्विकली गो टू
टू इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। पहला क्वेश्चन उठता है, ऑफिस क्या होता है? यहां लिखा है ना राइट टू ऑफिस। राइट टू प्रॉपर्टी तो हमें समझ आता है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी ऑफरिंग्स, राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी हो सकती है। तो अगर मेरा राइट टू ऑफरिंग्स नहीं है, चंदा आता है एक मंदिर में, वो कहता है, पंडित कहता है मेरा राइट है, सिविल राइट है, क्यों? राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, कंटेस्टेड है। तो कोई भी चीज जो अगर राइट टू प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ी और राइट टू ऑफिस से नहीं जुड़ी और रिलीजन के मामले से जुड़ी हुई है, नहीं है। या तीसरा, अगर वो मेरे कई इंडिविजुअल राइट से नहीं जुड़ी। ऑफिस क्या है? एक बार ऑफिस का डेफिनेशन हम देख लें। ऑफिस सिन्हा रामानुजा, सिन्हा रामानुजा, RAMANUJA, सिन्हा रामानुजा वर्सेस रंगा रामानुजा, सिन्हा रामानुजा वर्सेस रंगा रामानुजा, 1961 सुप्रीम कोर्ट। ऑफिस क्या होता है? द एसेंशियल कंडीशन for the existence of an office is that the holder of the alleged office shall be under a legal obligation to discharge the duties attached to the said office, and for the non-observance of which he may be visited with penalties. ऑफिस क्या होता है? ऑफिस का मतलब है उसमें ड्यूटीज जुड़ जाती हैं। जब मैं कहता हूं आपको ऑफिस जाना है, कल को आप जज बनोगे, ऑफिस जाना है तो मतलब कोर्ट में जाना है, तो मतलब क्या है? आप 10 बजे क्या 9 बजे पहुंच के पहले जजमेंट्स लिखोगे, शाम को जाने से पहले सारी जजमेंट्स लिख के अपलोड करोगे, हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट मांगता है आपसे। ये सारी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज हैं, और अगर आप नहीं करते तो पेनल्टीज हैं। कल को हाईकोर्ट कहेगा घर जाओ, जहां से आए हो वहीं जाओ। तो ऑफिस क्या होता है? ड्यूटीज जुड़ी होती हैं, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज होता है, और नहीं करते हो तो नुकसान होगा आपका। ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ ऑफिस गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली कोट, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जितना भी टाइम है लेट्स क्विकली टेक इट। सेम सिन्हा रामानुजा वर्सेस रंगा रामानुजा, 1961 सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट पॉइंट, a suit for declaration of religious honors and privileges, simpliciter, khali, a suit for a declaration of religious honors and privileges, simpliciter, does not lie in a civil court. दूसरा, however, if one alleges a right in an office in a temple and also to the honors and privileges attached to that office and to its remuneration, then suit is maintainable in civil court. दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? अगर हम सिर्फ रिलीजियस राइट्स सेरेमनीज की बात करें कि जी वो गलत है, वो प्रथाएं गलत हैं, इट नो सिविल सूट लाइज। बट अगर मैं ये कहूं कि मेरा राइट टू ऑफिस है, उस रिलीजन में मेरे रेन्यूमरेशन मिलता था, मुझे ये पर्क्स मिलते थे, मुझे ये फैसिलिटीज मिलती थी, वो मना कर दी हैं, उसके लिए मैं सिविल सूट डाल सकता हूं। दिस वाज रिगार्डिंग रिलीजन्स।
जो मेन सारा इसका सेक्शन 9 का पूरा एनालिसिस है वो है हमारे पास पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मार्थोमा में 1995 सुप्रीम कोर्ट. एज आई टोल्ड यू, इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट. इसको हम क्विकली लिख लेते हैं. पहला, one of the basic principles of law is that every right has a remedy. This thing is reflected in section 9. Second point, the phraseology of section 9 is such that it has both positive and negative aspects. And then right जो मैंने पहले लिखवा चुका हूं, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है वो आप यहां डालोगे. थर्ड, the word shall makes it obligatory on a court. shall का मतलब है कि कोर्ट का ऑब्लिगेशन है कि जहां भी सूट ऑफ अ सिविल नेचर उसके सामने आया वो ट्राई करेगा, वो मना नहीं कर सकता. सो कोई भी कोर्ट मना नहीं कर सकता. द वर्ड शैल. सो नो कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एंटरटेन अ सूट इफ इट इज ऑफ अ सिविल नेचर. अब डिस्क्राइब करो वर्ड सिविल, उसके बाद डिस्क्राइब करो वर्ड नेचर, प्रोसीडिंग और सिविल नेचर का फर्क बताओ, और उसके अंदर वो जो मैंने आपको जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट की 2012 की होरी वर्सेस केशव की, वो थोड़ा सा उसका रेफरेंस दो. डिपेंड्स कितने नंबर का क्वेश्चन है. अगर 20 नंबर का है तो डिटेल में बात करनी है. उसके बाद बात करो राइट्स connected with religion, customs. Rights which are personal, use the word personal. Personal rights connected with religion or customs are rights of a civil nature. I have a right given to me by the Constitution under Article 25, my right to worship. So all matters where my rights are connected with worship, office, property are maintainable in a civil court. There's a lot more to do, but we have run out of time today. So I'll take it up from here tomorrow. I hope everybody's understood. ये एक्सप्लेनेशन 1 काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है. आई होप सब लोग इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे. प्लीज़ मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली. मार्थोमा वाला एक लैंडमार्क जजमेंट है. कई बार एक पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्थोमा में आ सकता है. व्हाट वर द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय मार्थोमा, कुछ भी आ सकता है. तो हमने आज बहुत सारे मैटर्स कवर किए हैं. आई एम नॉट फिनिश्ड एज येट. विल टेक इट अप फ्रॉम हियर टुमारो. थैंक यू. गॉड ब्लेस.